और नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चलिए थ्योरी ऑफ कॉस्ट की रिवीजन कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट ये किसकी बात करता है? किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा लगता है। सिंपल सी बात है, जिस स्केल पे आप प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए जो कॉस्ट आप पे करेंगे, जितनी बड़ी स्केल से होगा खर्चा भी उतना ज्यादा होगा, जितनी छोटी स्केल से होगा, जितना छोटा ऑपरेशन होगा उसका खर्चा भी उतना कम होगा। तो डिफरेंट तरीके से हम कॉस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो है ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जो पेमेंट कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर कर रहा है टू प्रोवाइडर्स ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक एंटरप्रेन्योर किन किन फैक्टर्स के लिए पे कर सकता है? लैंड की पेमेंट कर सकता है, वो लेबर की पेमेंट कर सकता है, मटेरियल्स की पेमेंट कर सकता है, और जो कैपिटल लिया है बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसके लिए इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो ये सारी पेमेंट एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? दे आर एक्चुअली इनकर्ड एंड हेंस कैन बी इजीली एंड ऑब्जेक्टिवली मेजर। यानी एक एंटरप्रेन्योर जितना पे करेगा उसको आसान तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। इसे हम बोलते हैं आउटले कॉस्ट, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि हमारे द्वारा जो भी एक्सपेंसेस पे किया जा रहा है, इस लाइक रूम का रेंट पे किया जा रहा है, लेबर को वेजेस दिया जा रहा है, या अदर जो भी कॉस्ट मैं बियर कर रहा हूं उसको हम इजीली तरीके से यानी आसान तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट टू आउटसाइडर। जो कैश पेमेंट आउटसाइडर को नहीं किया जाएगा, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इट इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर ऑल फैक्टर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर खुद की जगह है, एंटरप्रेन्योर खुद लेबरर्स के रूप में काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर खुद की कैपिटल लगा रहा है, लड़के नहीं है, एंटरप्रेन्योर खुद को रिवॉर्ड दे रहा है। जब सब कुछ हमारा खुद का है तो हमें पे करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो खुद के बिजनेस का खुद का सब कुछ है। तो आप समझ लीजिए ऐसे कॉस्टिंग को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। दे कैन नॉट बी इजिली मेजर। आप इसको आसान तरीके से मेजर नहीं कर पाइएगा। खुद को कितना सैलरी देते हैं ये मेजर नहीं कर सकते हैं, खुद की बिल्डिंग के लिए क्या रेंट होगा ये मेजर नहीं कर सकते हैं, हम खुद को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या खुद को कितना ये कर रहे हैं ये मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड इन्वॉल्व सब्जेक्टिव एस्टिमेशंस। क्या है? सब्जेक्टिव एस्टिमेशन है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक एंटरप्रेन्योर की खुद की जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, खुद को जो पे कर रहा है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। जो आउटसाइडर को पे कर रहा है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो आउटसाइडर को पे किया जाता है यानी बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसने हायर किया है उसके लिए जो वो पे करेगा वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। जब उसकी खुद की रहेगा, खुद को वो पे करेगा, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम मेजर करेंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट को मेजर नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस। आपके पास दो ऑप्शन है, आप उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और एक को सैक्रिफाइस करते हो। जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है फ्यूचर में करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, और जिसको आपने रिजेक्ट किया है वो सैक्रिफाइस कॉस्ट हो जाएगा। सपोज आपके पास में 5 लाख रुपया दे दिया गया, आपको क्या करना है? या तो बैंक में उसको डिपॉजिट करना है या फिर उस पैसे से बिजनेस करना है। तो आपने सोचा सर हम बिजनेस करेंगे उस पैसे से, तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। इन्वेस्ट किए नहीं हो, करने वाले हो, ऐसा आपने सोचा है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। आपने पैसा बैंक में नहीं रखा इसलिए वो सैक्रिफाइस में बन जाए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक जस्ट अभी प्रिडिक्शन हुआ है, यानी कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। इट इज कंसिडर ओनली फॉर डिसीजन। ये डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए या एनालिटिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमने अभी तक ऐसा कोई कॉस्टिंग बियरिंग नहीं किया है, जस्ट हमने एक एनालिसिस किया है या हमने जस्ट एक डिसीजन लिया है। ये क्या बन जाएगा? हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। लड़के नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर readily identified and traceable to a particular product। यानी कि एक ऑपरेशन या प्लांट को चलाने के लिए जो कॉस्टिंग लगता है उससे हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जिसको आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसे कॉस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। लाइक इस मार्केट के लिए जो खर्चा लगेगा ये क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है।
जिसको आसान तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है। जिसको ट्रेस कर पाओगे वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जिस कॉस्टिंग को आप ट्रेस नहीं कर पाओगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? यानी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिस कॉस्टिंग को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, जो विजिबल नहीं है, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, चाहे स्पेसिफिक सर्विस हो चाहे स्पेसिफिक गुड्स हो, जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, ऐसे कॉस्टिंग को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जिसको ट्रेस कर सकते हैं, जो ऑपरेशन पर डायरेक्टली खर्च हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जो इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है उसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ऐसा इस तरीके से समझिएगा, एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री में बॉटल मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो बॉटल बनाने के लिए जो लेबर क्या कर रहा है, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है, तो लेबर को जो वेजेस दे रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। लेकिन एक गेट कीपर पे प्यून बैठा हुआ है, या गेट पे प्यून बैठा हुआ है, या गेट कीपर बैठा हुआ है, उसका काम बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको जो सैलरी पे करेंगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट जिसको ट्रेस किया जा सकता है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, ऐसे कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद आउटपुट। आपके आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो खर्चा बढ़ता या घटता नहीं है, उससे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। लाइक इतना समझ लीजिए, अगर 10 बच्चे ट्यूशन के लिए आएंगे तो उसके लिए हमें सेम रेंट देना पड़ेगा, 50 बच्चे आएंगे तो उसके लिए भी हमें सेम रेंट देना पड़ेगा। यानी रेंट क्या नहीं होने वाला, चेंज होने वाला नहीं है। यानी सर्टेन लेवल तक हमारा रेंट बदलने वाला नहीं है। चाहे मैं किसी दिन सेंटर को बंद रखूं, चाहे सेंटर को चालू करके रखूं, फिर भी हमें रेंट देना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? एक ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट की चेंज होने से चेंज नहीं होगा, उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? अच्छा, अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट आर अवॉइडेबल कॉस्ट एज इट इज इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जिस दिन मैं क्लासेस में आऊंगा क्लास लेने के लिए, या जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट ओपन रहेगा, तो उस दिन जो हम पे करेंगे, सिंपल सी बात है, जब इंस्टीट्यूट ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, कैमरा है, या अदर जो भी फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट हमें बियर करने पड़ेंगे। जिस दिन मेरा इंस्टीट्यूट बंद रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा, अदर जो फैसिलिटी दे रहा हूँ ये सब इन सब चीजों को यूज नहीं करूंगा। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप समझिए, जिस कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं करोगे वो फिक्स कॉस्ट है, जिस कॉस्ट को आप अवॉइड करोगे वो वेरिएबल कॉस्ट है। जो आउटपुट के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज नहीं होगा वो फिक्स कॉस्ट है, आउटपुट के चेंज होने से जो कॉस्टिंग चेंज हो जाता है वो वेरिएबल कॉस्ट है। 8 घंटा अगर क्लासेस लेंगे तो 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बढ़ जाएगा, 4 घंटे लेंगे तो 4 घंटे का बिल आएगा। क्लियर कि नहीं है? तो ये सिंपल सी एक बात है, जो आउटपुट के चेंज होने से जो कॉस्टिंग चेंज होता है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और जो आउटपुट के चेंज होने से कॉस्टिंग चेंज नहीं होता है उससे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। जो भी हम टोटल कॉस्ट में जो एडिशनल जो हम खर्चा पे करते हैं, इससे हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लीजिए 10 यूनिट्स को मान लीजिए 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 100 रुपया लग रहा है, और 15 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 150 रुपया लग रहा है। यानी 5 एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 50 रुपया हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि 1 एडिशनल यूनिट्स के चेंज होने से जो एडिशनल कॉस्ट में चेंजेस आता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यानी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, डिफरेंसेस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू आउटपुट। दो आउटपुट में, यानी दो आउटपुट में जो डिफरेंसेस आ रहा है डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस इन आउटपुट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहा है, इसमें चेंजेस कितना से आ रहा है, इसमें 50 से आ रहा है, इसमें कितना से आ रहा है, 5 से आ रहा है। इससे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर कि नहीं है? इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, 1 एडिशनल यूनिट्स को चेंज होने से जो हमारा टोटल कॉस्ट में चेंजेस आता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कंसेप्ट एराइज होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, टोटल फिक्स कॉस्ट से और टोटल कॉस्ट से। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, आप ये याद रखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बराबर होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के
बराबर होता है, ये याद रखिएगा, इसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, ये अपवर्ड टू दी राइट जाता है, ये अपवर्ड टू दी राइट जाएगा एंड लोअर देन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कर्व पे क्या होगा, लोअर रहेगा। क्लियर कि नहीं है? ओके, टोटल कॉस्ट कर्व क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये अपवर्ड टू दी राइट जाएगा और टीवी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। क्लियर कि नहीं है? मैं रिपीट करता हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये अपवर्ड टू द राइट है एंड टोटल कॉस्ट कर्व से कम है। और टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी अपवर्ड टू द राइट है, लेकिन ये टीबीसी से क्या है, ज्यादा है, टीबीसी से बड़ा है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीसी टोटल कॉस्ट से कम है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से कम है और टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा है। क्लियर के लिए है? ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बराबर है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये अपवर्ड टू दी राइट होगा, अपवर्ड टू दी राइट होगा, लेकिन लोअर देन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से कम होगा। टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी अपवर्ड टू दी राइट है, लेकिन हायर देन टीबीसी कर्व से होगा, टीबीसी कर्व से ज्यादा होगा। क्लियर के लिए है? नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व एंड इन शॉर्ट रन। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलता है। टोटल फिक्स कॉस्ट कंस्टेंट रहेगा जब तक क्वांटिटी हमारा क्या ना सर्टेन लेवल तक इंक्रीज ना कर जाए। एवरेज फिक्स कॉस्ट इनवर्सली रिलेटेड है क्वांटिटी से, यानी कि सिंपल सी बता रहा हूँ, 50 बच्चे को अगर मैं क्लास में प्रोवाइड करूंगा तो उसके लिए हमें 12,000 रुपया का सपोज रेंट या 30,000 का रेंट पे करना पड़ रहा है, तो 30,000 डिवाइड बाई 50 बच्चा। लेकिन जब ये बच्चे 500 में कन्वर्ट होंगे तो 30,000 डिवाइड बाई 500, यानी जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कम बच्चे को पढ़ा रहे थे तो हमारा एवरेज कॉस्ट ज्यादा था, ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ना, ये निगेटिवली स्लोप होता है, याद रखना, ये निगेटिवली स्लोप होता है। स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट निगेटिवली स्लोप्ड है। स्लोप क्या है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी क्या नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, कैसे निकलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। नॉर्मल कैपेसिटी तक आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। आउटपुट इंक्रीज होने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा ड्यू टू इनिशियल इंक्रीजिंग रिटर्न। शुरुआत में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब नॉर्मल कैपेसिटी के बियॉन्ड जाएगा ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ जाएगा, वाटर चार्जेस बढ़ जाएगा, अदर जो भी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि लाइट ज्यादा यूज होगा, 4 घंटा जब क्लास ले रहे थे लाइट कम यूज हो रहा था, अब 8 घंटा क्लास ले रहे हैं तो लाइट क्या हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल करता है, फिर आउटपुट लेवल अप टू नॉर्मल कैपेसिटी, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा, फिर वो बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले फॉल करेगा, फिर मिनिमम होगा, फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एग्जैक्टली यू शेप्ड नहीं होता है, याद रखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखिएगा। क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड है, एग्जैक्टली यू शेप्ड कर्व नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली यू शेप्ड कर्व नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल आपका लाइन है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एग्जैक्टली यू शेप्ड नहीं है। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, या एवरेज फिक्स कॉस्ट को जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हम ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट इनिशियल स्टेज में। एवरेज कॉस्ट विल डिक्लाइन शार्पली ड्यू टू फॉल इन एएफजी। जब एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करता है तो एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है, शार्पली डिक्लाइन कर जाता है। एवरेज कॉस्ट कर पहले गिरता है शार्पली, किसके डिक्लाइन होने से, एवरेज फिक्स कॉस्ट के डिक्लाइन होने से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब राइज होगा, एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर देन द राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
यानी कि कहने का मतलब है जब हमारा आउटपुट फर्दर इंक्रीज करता है तो एवरेज कॉस्ट भी स्टार्टिंग में तो डिक्रीज करता है, फिर सिंस शार्प राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मोर देन फॉल इन ईएफसी, यानी कि शार्प राइज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन मोर देन फॉल इन ईएफसी। आप ये समझिएगा एवरेज कॉस्ट कर्व विल रीच अ मिनिमम एंड फिर राइट अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन एबीसी, ड्यूटी इंक्रीज किस लिए बढ़ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, लेबर चार्जेस बढ़ेगा, मटेरियल चार्जेस बढ़ेगा, मार्केट का चार्जेस बढ़ेगा और अदर जो भी एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर कि नहीं है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो आपका यू शेप्ड कर्व है, याद रखना। एवरेज कॉस्ट जो है ना वो यू शेप्ड कर्व है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली यू शेप्ड नहीं है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है ना ये आपका यू शेप्ड कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो निकलता है पर डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी, ये डिवाइड की साइन है बच्चों। तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन इनिशियली डिक्लाइन करता है, फिर मिनिमम होता है, फिर इंक्रीज, यानी पहले डिक्लाइन करेगा, फिर मिनिमम होगा, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल फॉल फर्स्ट, ये पहले गिरता है, फिर मिनिमम होगा, देन बढ़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है ना ये भी यू शेप्ड कर्व होता है, याद रखना। और मार्जिनल कॉस्ट कट करता है एसीओ कहां से, नीचे से कट करता है। एसीओ कहां से, नीचे से कट करता है, नीचे से कट करता है। अगर एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हल्का सा आप सुन लीजिएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व निगेटिवली स्लोप होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नॉट टच टू द एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगा फर्स्ट, फिर आउटपुट लेवल क्या होगा, नॉर्मल कैपेसिटी तक इंक्रीज करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल रीच अ मिनिमम, देन फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली यू शेप नहीं है, एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करता है ड्यू टू शार्प डिक्लाइन, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, शार्पली डिक्लाइन हो रहा है। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला एवरेज कॉस्ट विल रीच अ मिनिमम, देन राइट अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल, क्योंकि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एवरेज कॉस्ट जो है ना एग्जैक्टली यू शेप्ड कर्व है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट जो है ये फॉल फर्स्ट करेगा, फिर मिनिमम होगा, देन बढ़ना स्टार्ट करेगा। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा एसी को कहां से, बिलो से, और व्हेन एसी, उस वक्त एसी क्या होगा, जहां से कट करेगा एसी मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, देखिएगा। एवरेज कॉस्ट जब फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा ना वो एसी से कम होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एसी। एवरेज कॉस्ट जब फॉल करेगा, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एसी। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज लोअर देन एसी व्हेन एसी डिक्रीज, यानी जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो एसी से कम हो जाता है। जब एसी मिनिमम होगा, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट के बराबर। तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज स्लाइटली अर्लियर देन एसी। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एसी कर्व व्हेन जब एसी क्या होगा, मिनिमम होगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एसी कर्व ओनली फ्रॉम बिलो, कहां से कट करेगा, नीचे से कट करेगा, एंड नॉट फ्रॉम एबव, एबव से ऊपर से कट नहीं करेगा, नीचे से कट करेगा। एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज करेगा, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज स्टेपली देन एसी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये रिलेशनशिप आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं ये है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिनोट करता है एलएससी कर्व को, क्लियर है ना। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में होता है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन में, यानी सबका सब चेंज हो जाता है, ये सबका सब क्या हो जाएगा, ये सबका सब चेंज हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है, ओके। देन आफ्टर मैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट अराइज इन द लॉन्ग रन, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंसेस है वो लॉन्ग रन में अराइज नहीं होगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को भी हम लीस्ट कॉस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। इन द लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लिस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट लेवल गिवन दिया गया है उसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या है, लिस्ट है। एट ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स, यानी कि सारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सबका सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एवरेज कॉस्ट कैन नॉट बी हायर इन द लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट कभी भी हायर नहीं होता है लॉन्ग रन में। देन दी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये बढ़ने वाला नहीं है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ही हम लोग लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलर आउटपुट लेवल पे क्या होता है, चेंज
हो जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, याद रखना। एक फॉर्म प्लान करता है जो क्या यूनिट प्रोड्यूस करना है लॉन्ग रन के लिए, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, और उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता है ताकि वो गिवन आउटपुट के हिसाब से क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है इसको हम प्लान कर्व बोलते हैं, याद रखना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम प्लानिंग कर्व बोलेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम प्लान कर्व बोलेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होता है ना वो प्लानिंग कर्व होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी स्मूथ कर्व होता है, ये स्मूथ कर्व बोलते हैं, इसको हम इनवेलपिंग कर्व भी बोलते हैं, याद रखना। ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आर सो इट इज कॉल्ड, यानी कि कहने का मतलब है सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिला करके क्या बनाया जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाया जाता है। सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिला करके क्या बनाया जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाया जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर कि नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ही हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम प्लान कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम डेवलपिंग कर्व भी बोलते हैं। जो सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को लेकर बनाया जाता है। नेक्स्ट चल रहे हैं रेवेन्यू कंसेप्ट। रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी which of firm realized by selling certain units of commodity। एक यूनिट को सेल करने के लिए जो हम चार्जेस लेते हैं इससे हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये समझिएगा ना, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू आर इंटू की, ये मैं बोल देता हूं आपको, ये पी इंटू की हो जाएगा, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगा। समझ लीजिए, मान लीजिए आप 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं और एक यूनिट की प्राइस 5 रुपया है, तो आपने कितना में सेल किए हो, 50 रुपए में। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 50 हो गया। आप 10 यूनिट्स खरीदे हो, ये आपकी क्वांटिटी हो गया और 5 रुपया प्राइस हो गया। क्वांटिटी इंटू प्राइस क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। क्लियर है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। तो आप ऐसे समझिए ना, आपने टोटल कितना रेवेन्यू अर्न किया, 50 यूनिट्स, कितने यूनिट्स के लिए 50 रुपए अर्न किए, कितने यूनिट्स के लिए 10 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। तो आपका क्या निकल गया, ये यानी एक यूनिट्स पे आपकी जो कमाई हुआ वो 5 रुपया हो गया। ये निकल गया आपका एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, आपने 5 यूनिट्स को बेचकर 50 रुपया कमाया और 8 यूनिट्स को बेच करके आप 80 रुपया कमा रहे हो, यानी 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बेच करके आप एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हो, 30 रुपया अर्न कर रहे हो। तो ये हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, वो सेम चीज दिया हुआ है, रिलेशनशिप हमने डाल दिया है ताकि अगर एग्जाम में इससे एमसीक्यू आएगा तो कोई भी दिक्कतें आपको ना हो। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज करेगा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब, कैसा रखिए, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बोथ डिक्लाइन। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रैपिडली फॉल करेगा एआर की तुलना में। एवरेज रेवेन्यू कर फ्लैटर देन एमआर, एमआर कैन बी 0 इवन नेगेटिव। एवरेज रेवेन्यू विल नेवर क्रॉस बिलो दी एक्स एक्सिस, यानी कि ये 0 होने वाला नहीं है एवरेज रेवेन्यू। चलिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी, कॉस्ट की जो रिवीजन है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी जो नोट्स है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम की चैनल है, आप टेलीग्राम के लिंक क्लिक करिए, इस पे आपकी नोट्स और इसके जो पीडीएफ हैं एमसीक्यू के और जो भी हमारे जो नोट्स बने हुए हैं इसके पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। थैंक यू सो मच।